खबर आपको जम्मू से दें। जम्मू के रणबीरेश्वर मंदिर में हादसा पेश आया है। मंदिर की छत मुनहदिम हो गई है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दुर्घटना के फौरन बाद SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और उसके बाद वहां राहत और इमदादी काम लगातार जारी है और मलबे को वहां से हटाने का, साफ करने का अमल भी जारी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। जम्मू के रणबीरेश्वर मंदिर में यह हादसा पेश आया है। मंदिर काफी प्राचीन और काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। मंदिर की छत मुनहदिम हुई है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान लेकिन नहीं हुआ है। ये वो जगह है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मंदिर का ये हिस्सा जो काफी पुरानी इमारत का एक हिस्सा था और ये मंदिर का ये हिस्सा बिल्कुल पूरी तरह से गिर चुका है। ये ढह चुका है, छत इसकी गिर गई है, पिलर्स आप देख सकते हैं पड़े हैं वहां पर। तो ये हिस्सा गिरा है, लेकिन संयोग की बात यह है कि उस दौरान मंदिर के इस हिस्से में लोग लगभग ना के बराबर थे, इसलिए अब तक कोई जानकारी इस बारे में नहीं है। किसी भी जानी नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हादसे के फौरन बाद SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम मौके पर पहुंची और राहत और इमदाद काम में जुट गई। आजा लाइव फ्रेम हो गया फ्रेम। देखिए, हमें सुबह 9:15 और 9:30 के बीच में पता लगा कि ड्यू टू लाइटनिंग ये जो मंदिर का अगला पोर्शन है ये कोलैप्स हो गया है। तो आप देख ही रहे हैं कि ये दीवारें हैं बहुत पुराने स्टाइल में बनी हुई हैं, जिसमें चूना गेरू का इस्तेमाल किया गया है और मिट्टी का भी इस्तेमाल है इसमें। और बिजली गिरने की वजह से जो है ये पोर्शन गिर गया है। जो दरेड़े जो आप कह रहे हैं क्रैक्स हैं, वो इतने बड़े क्रैक्स नहीं थे कि जो इतना बड़े मंदिर को इतनी सी बारिश के साथ कोलैप्स कर सकते हैं। ये बिजली ही चमकी थी, गिरी थी, उसकी वजह से ये चीज हमने कंफर्मेशन ली है। अपने यहाँ पे जो जितने भी एम्प्लॉय है, यहाँ पे इस वक्त नीचे कोई नहीं था। अंदर कुछ लोग थे, मंदिर में मत्था टेकने के लिए आए हुए थे, लेकिन किसी का भी जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पे धर्मा ट्रस्ट के जितने भी एम्प्लॉय हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ, प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे हैं, पुलिस की टीमें, J&K SDRF की टीमें यहाँ पे लगी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। सिविल डिफेंस भी साथ ही है उनके और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि नीचे कोई भी जानू माली नुकसान ना हुआ हो। नेचुरल लग रहा है कि जब अगर बिजली गिरे उसको कौन रोक सकता है, और उम्मीद करते हैं कि जब इनका ऑपरेशन खत्म हो जाता है, हम विद इन 2 डेज हम इसका काम शुरू करवाते हैं। अभी मैं जम्मू के प्रसिद्ध रणबीरेश्वर टेम्पल में मौजूद हूं और आज यहाँ पे एक बड़ा हादसा जो है पेश आया है। यहाँ पे जो दीवार थी इस मंदिर की वो ढह गई है और यहाँ पे SDRF, NDRF और सिविल डिफेंस के साथ साथ पुलिस के जवान यहाँ लगे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़े पैमाने पे रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चलाया गया है, क्योंकि अंदेशा ये है कि कुछ लोग इसमें फंसे हो सकते हैं। हालांकि जो धर्मार्थ ट्रस्ट है जो इसकी देखरेख करता है, उसका कहना है कि आज ज्यादा लोग इस मंदिर में मौजूद नहीं थे और उम्मीद यही है कि कोई शख्स इसके नीचे ना दबा हो, लेकिन वो श्योर नहीं है। उनका कहना है कि कुछ भी जो है हो सकता है, वो जांच के बाद, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही मालूम चल पड़ेगा, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों से भी हमारी जो है बात हुई है और तमाम जो धर्मा ट्रस्ट के लोग हैं, पुलिस के, प्रशासन के, वो यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लोगों की भावनाएं, लोगों की आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है और लोगों में भी काफी गुस्सा है, क्योंकि हालांकि धर्मा ट्रस्ट का कहना है कि ये लाइटनिंग की वजह से, यानी कि बिजली यहाँ पे पड़ी, उसके बाद ये मंदिर की जो दीवार है वो ढह गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल बड़े जो खड़े होते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मेरे हाथ में जो मिट्टी है जिसे ये दीवार बनी हुई थी, आप देखते हैं कि ये भर रही है। तो किस तरह से 2 दिन से जम्मू में बारिश हो रही है और कई सवाल पैदा होते हैं कि क्या इसको अनदेखा किया गया है, क्या इस मंदिर में पहले से ही कुछ क्रैक्स थे जिसको अनदेखा किया गया है। ये बड़े सवाल हैं जो प्रशासन के आगे, जिसका जवाब धर्मा ट्रस्ट और प्रशासन को देना होगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो है कि यहाँ किसी का जान का नुकसान न हो और उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अब पहले से ज्यादा तेज कर दिया गया है। हालांकि बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पहले से ज्यादा तेज किया गया है और कोशिश यही है
के मशीनों के साथ इसको खोद के जल्द से जल्द आप बड़े बड़े गुंबद दे सकते हैं। ये 200 साल पुराना मंदिर है और ये बड़े बड़े गुंबद इस बात की तस्दीक देते हैं कि 200 साल से किस तरह से इस मंदिर को अनदेखा किया गया है। और अभी भी क्रैक्स जो हैं आप देख सकते हैं, जो दीवार गिरी है उससे क्रैक्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं। बाकी मंदिर को भी खतरा इससे हो चुका है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि पहली उनकी प्राथमिकता ये है कि किसी भी तरह जो जान माल का नुकसान ना हो, इस बांध को सुनिश्चित बनाना है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और हादसे को लेकर जम्मू के मेयर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मेयर जम्मू यहां पहुंचे हैं। मेयर साहब क्या कहेंगे इस तरह से ऐतिहासिक मंदिर गिरा है जी? देखिए, ये पुरानी बिल्डिंग है और इनकी स्टेबिलिटी, डायमेंशनल स्टेबिलिटी समय पर चेक होनी चाहिए थी। अब इसमें दिक्कत आई है, मुझे ये मालूम चला है कहीं ये कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे थे, लेकिन हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण। हालांकि धर्मार्थ ट्रस्ट कई ऐसे मंदिरों को देखता है, ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन सवालिया निशान तो खड़े होते हैं कहीं न कहीं। वही कह रहा हूँ, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग है इनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी चेक करवानी चाहिए और जहां जहां खतरा दिखता है उसको रिपेयर करवाना चाहिए। अब यहाँ क्या हुआ, ये बता रहे हैं मुझे कि कहीं इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम लगाया हुआ था, कहीं नीचे खुदाई कर रहे थे। हो सकता है उससे इसकी फाउंडेशन हिली हो, इसलिए ये गिर गया हो, लेकिन है दुर्भाग्य। आपको लगता है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? क्योंकि आज मंडे, हालांकि अभी कितने लोग दबे या मालूम नहीं है और ये सिर्फ क्यासी लगाए गए हैं कि कोई नहीं होगा, लेकिन अगर ये बड़ा हादसा, कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जम्मू में, मंदिरों की शहर है, और ऐसे में आपको लगता है उच्च स्तरीय मांग और उसके लिए एक कमेटी बननी चाहिए जो इन मंदिरों की देखरेख देखे? ये तो हादसा सुबह हुआ है 5 बजे के करीब, मुझे लगता नहीं कोई उस वक्त यहाँ होगा। नहीं, पुजारी थे, उसके बाद हुआ है और पुजारी थे यहाँ पे, और वो 9:15 हुआ है। अगर 9:15 हुआ तब तो लोग यहाँ श्रद्धालु यहाँ होते हैं तब, तो अब तो मेरे को लगता है भोलेनाथ की कृपा रही होगी कि ऐसी कैजुअलिटी ना हो, तो मैं तो ऐसे ही प्रार्थना करूंगा। धर्मार्थ ट्रस्ट का कहना है कि इसमें प्रशासन का कुछ लेना देना नहीं, धर्मार्थ ट्रस्ट इसकी देखरेख करता है, लेकिन आपको लगता है प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है इसमें? नहीं, देखिए, जो धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर बिल्डिंग्स वगैरह आती हैं तो उसको धर्मार्थ ट्रस्ट ने ही देखना है, और खासकर ये तो हमारे पुराने प्राचीन मंदिर हैं, इनको धर्मार्थ ट्रस्ट ही देखता है और रख रखाव, इसका संचालन सब उनके पास रहता है। तो अब आप किस तरह से इसको यहाँ निर्देश, आप यहाँ विजिट किया है, किस तरह के निर्देश आपने दिए हैं प्रशासन को, अपने जीएमसी को, कि जल्द से जल्द ये डेब्रिज जो हैं वो क्लियर की जाए? देखो, सबसे पहले तो ये पता करना है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, उसी के लिए सभी लोग यहाँ लगे हुए हैं और देख रहे हैं कहीं यहाँ दिक्कत तो नहीं है उस प्रकार की। और उसके बाद में ये भी संज्ञान लिया जाएगा कि ये ऐसा हुआ क्यों, और एक यहाँ से हम सर्कुलर भी निकालेंगे कि जो हमारे पुराने मंदिर हैं उनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी चेक करवाई जाए, और जहां जहां इस प्रकार का खतरा है वहां बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर किया जाए। और वादी कश्मीर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बड़ी तादाद में सयाह फंसे हुए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सयाह शाहराह पर आमदोरफ्त बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। ठंड के सबब सयाहों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका मुतालबा है कि इन्हें तरजीही बुनियाद पर मंजिल की जानिब यानी गंतव्य की ओर इन्हें जाने की इजाजत दी जाए। पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मुसलसल बारिशों के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रैफिकी यातायात के लिए बंद हुआ है, और जिसकी वजह से न सिर्फ आम मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बल्कि कश्मीर में आए हुए पर्यटक यानी कि टूरिस्ट भी काफी मुश्किलात से दो चार है। और आप इस वक्त देख सकते हैं ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे काजीगुंड का मंजर है, और जहां पर न सिर्फ आम लोग बल्कि पर्यटकों की एक खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है और जो रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि रामबन स्ट्रेच में जो मडस्लाइड्स है और लैंडस्लाइड्स है, और उसकी वजह से ये नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आप? हम कलकत्ता से। कब आए थे? हम तो आए थे 8 तारीख को। तो अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी तो पूरा रास्ता बंद है, हम जाए कैसे यही सोच रहा है। ट्रेन मिस हो गया तो हो गया, काम खत्म। कैसे जाएगा? हम लोग जो कलकत्ता जाएगा, हम लोग कैसे जाएगा? टिकट तो नहीं मिलेगा, ये कैसे चलता है? इंटरनेशनल हाईवे है ये, इसको तो जल्दी सफाई करना चाहिए ना।
ट्रेन मिस हो गया तो हो गया सब। कौन दायित्व लेगा इसका जो हम लोग रुक जाए यहाँ पर? तो क्या समस्याएं हैं इधर? यहाँ पे बहुत सारी समस्या दिखाई दे रहा है। अभी तो हम लोग का ट्रेन है 8:30 बजे, लेकिन अभी तक तो कोई सुविधा ही नहीं है। कैसे होगा, क्या क्या होगा, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है। शाम को तो ट्रेन है, क्या कर सकते हैं, अभी रुकते हैं फिर। तो प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा आपको नहीं मिला था? हम तो अभी तक यहाँ पर 7:30 बजे आया है, अभी तक यहाँ रुक गया। प्रशासन भी नहीं है, क्या हो रहा है नहीं जानते हैं। मेरा घर तो बहुत दूर है, उत्तर दिनाजपुर, कलकत्ता से 450 किलोमीटर दूर है। तो अभी क्या चाहते हैं आपकी, ये रास्ता जल्द से जल्द खुलना चाहिए? हाँ, जल्द से खुलना चाहिए, हम चला जाएंगे। मेरा टिकट है। हो रही है क्योंकि टेम्परेचर भी डाउन है। हाँ, टेम्परेचर डाउन है। तो आप देख सकते हैं महिलाएं और बच्चे भी इन जो दरमांदा मुसाफिर है इनमें मौजूद है। बेटा नाम बताओ अपना। शेनानी कुंडी। कहाँ से आप? कोलकाता से है। तो कितनी दिक्कतें अभी हो रही है, क्या क्या समस्याएं हम हैं? 7:30 बजे से यहाँ पे रुके है, अभी तक भी कोई सुविधा नहीं मिला। प्रशासन क्या कर रहा है वो भी मालूम नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग जितने जल्दी ये रास्ता साफ हो जाए, हम लोग ट्रेन पकड़ सकते हैं ना। सर्दी भी लग रही है आपको? हाँ, कितनी ठंड है? बहुत ठंडी है। आप कहाँ से? हरियाणा जींद से। हाँ, तो क्या अभी समस्या है? अभी समस्या क्या, रास्ता बंद है, लोग ऊपर से पहाड़ वगैरह पड़ गए होंगे। यही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द खुले, रास्ता हमें जाना है। ठंड हो रही है यहाँ पे। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो व्यू है और कितनी लंबी तादाद है, कितनी लंबी लंबी कतारें हैं गाड़ियों की। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक को बिल्कुल हाल्ट पे रख दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी नाके भी कायम किए गए हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी गाड़ी इस नाके को पार न करे। ना ही जम्मू से श्रीनगर आने की इजाजत है और ना ही श्रीनगर से जम्मू जाने की इन गाड़ियों को इजाजत है। और ये कोशिश की जा रही है लगातार, जो बीकन अथॉरिटीज है या फिर जो ट्रैफिक अथॉरिटीज है, कि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे को रेस्टोर किया जाए और ये लोग अपनी मंजिलों की जानिब रवाना हो। न्यूज़ 18 के लिए नेशनल हाईवे काजीगुंड से मुदस्सिर कादरी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज से बर्फबारी हुई जिससे सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग चुका है। दारचा पुलिस चेक पोस्ट के पास करीब 70 से 80 वाहन फंसे हुए हैं। इनमें ज्यादातर बड़ी गाड़ियां हैं जो लद्दाख में सेना के लिए जरूरी सामान लेकर जा रही थी। सड़क पर जाम से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन ने ले जाने वाली कुछ गाड़ियों को यहां से निकाल दिया, लेकिन बाकी गाड़ियां कब तक फंसी रहेंगी ये पता नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी के अलावा निचले इलाकों में बारिश का अनुमान भी जाहिर किया है। सोमवार की सुबह धरती का स्वर्ग पूरी तरह सफेद हो गया। ये जन्नत कही जाने वाली गुलमर्ग की तस्वीरें हैं, जहां नींद खुली तो लोगों ने आसमान पर बर्फ के फाहे गिरते देखे और देखते देखते पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। सबसे ज्यादा बर्फबारी किंडोरी और अफरोद की चोटियों पर दर्ज की गई। घर, मकान, होटल, पेड़ पौधे, बिजली के खंभे और यहाँ तक कि बिजली के तार भी बर्फ से ढक चुके हैं। दुनिया भर के सैलानी गुलमर्ग में बर्फबारी का मजा लेने आते हैं, जो इन तस्वीरों को देखने के बाद अब यहाँ खींचे चले आएंगे। गुलमर्ग के अलावा घाटी के दूसरे हिस्से में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। लाहौल स्पीति में शनिवार से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। घाटी में पहाड़ की ऊंची चोटियों पर लगातार प्रयासों में सहभागिता को प्रमोट करना और डिजास्टर रेजिलियंस को और अधिक सुदृढ़ करना तथा भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क में आवश्यक बदलाव लाना है। इस वर्ष 13 अक्टूबर को देश के अन्य भागों में तथा दुनिया के अनेक देशों में फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर पर काफी चर्चा हुई है। ये महत्वपूर्ण थीम है। मैं इसके कुछ बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले संक्षेप में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर आए कई बदलाव तथा समाज पर उसके सकारात्मक
प्रभाव के बारे में बात करना चाहूंगा। वर्ष 24-25 जुलाई को G20, इसी वर्ष 24-25 जुलाई को G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की चेन्नई में बैठक हुई थी और तत्पश्चात सितंबर के शिखर सम्मेलन में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी आपदा जोखिम कम करने का विषय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के देशों की टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल था। लेकिन ये सोचना जरूरी है कि सेंडाई फ्रेमवर्क के आधार पर डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े सिस्टम को मजबूत करने तथा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की दिशा में सभी देशों के अप्रोच में यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे अगर आप विचार करेंगे या मैं कहूं कि गहराई में जाएंगे तो भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और उनके नेतृत्व की ताकत एक बहुत बड़ा कारण रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कच्छ भूकंप की त्रासदी के पश्चात स्वयं आपदा प्रबंधन का नेतृत्व किया था। आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि गुजरात देश का पहला राज्य था जिसने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देश में बनाने का सबसे पहले काम किया था और उसी एक्ट के आधार पर बाद में 2005 में भारत सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना भी हुई। गुजरात से पहले न भारत में और न ही देश के किसी राज्य में इस तरह के इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम की व्यवस्था थी, न इसकी परिकल्पना की गई थी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने दुनिया के सभी देशों को इकट्ठा करके एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा करने का संकल्प किया जो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित टेक्निकल सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च द्वारा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करे तथा अन्य देशों को आने वाली चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए भी तैयार कर सके। मुझे याद है मैं उस समय भारत सरकार का हिस्सा हुआ करता था जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आइडिया को सभी देशों के साथ साझा किया था, शेयर किया था। 2019 में CDRI कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पहली बार गठन हुआ। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और आज दुनिया के 100 देश इसके सदस्य हैं। साथियों, भारत ने प्राचीन काल से ही रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर सदैव फोकस किया है। यहाँ जो मौजूद मित्र हैं, खासतौर से विश्वविद्यालय के इतिहास में जिनकी रुचि है, उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा कि नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर का पहला साइंटिफिक वर्णन पूरी दुनिया में सबसे पहले चाणक्य ने किया था। पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिवेंशन मिटिगेशन के लिए भी पहला लिखित फ्रेमवर्क इस दुनिया को चाणक्य ने ही दिया था। इतिहास की तरफ इशारा करने से मेरा आशय सिर्फ इतना है कि उस जमाने में हमारी लोक शक्ति पूरी तरह से साइंटिफिक आधार पर काम करती थी। आज हो सकता है पुराने जमाने के कुछ राजमिस्त्री कम पढ़े लिखे मालूम होंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि उनके कौशल की समानता कर पाना नामुमकिन है। सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंग भूकंप की आपदा को सहते हुए आज भी देश में अनेक ऐसी बिल्डिंगें हैं जो मजबूती से खड़ी हैं। कम लोगों को शायद पता होगा कि देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज राज मिस्त्रियों की ट्रेनिंग देने के लिए खोला गया था। 1830 की घटना है जब हरिद्वार के नजदीक
रुड़की एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। वहां नहर और एक्वाड डक्टिंग का काम लोकल राजमिस्त्रियों ने शुरू किया था और बिल्कुल ही डिजास्टर प्रूफ काम उन्होंने किया था। उनकी ट्रेनिंग के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थॉमसन ने थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की शुरुआत 1847 में की थी। थॉमसन ने उस समय यह पहचान लिया था कि रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भारत की लोक व्यवस्था में है और जाहिर सी बात है उन एक्सपर्टीज का उपयोग वो हिंदुस्तान के लिए नहीं कॉलेज खोले थे, वो ब्रिटेन के लिए करना चाहते थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोक व्यवस्था से वो एक्सपर्टीज करीब करीब समाप्त होती गई हैं। कुछ कुछ समाज में शायद थोड़े बहुत राजमिस्त्री अभी बचे हैं जो उन प्रैक्टिसेस को जानते हैं। आज क्लाइमेट चेंज और अनप्लान डेवलपमेंट की वजह से नेचुरल डिजास्टर की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष जुलाई तक देश में नेचुरल डिजास्टर से 1224 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है। 25,000 और ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी लीडर आशीष सूद का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी अपोजिशन लीडर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बदनवानी में बोलाविस किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सूद ये को इंचार्ज है जम्मू कश्मीर बीजेपी के और सीनियर लीडर नेशनल लीडर हैं पार्टी के। इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल है, ईडी रेड आज हुई है, चौधरी लाल सिंह के 8 ठिकानों पर रेड की है ईडी ने। उसके बाद लाल सिंह के जो समर्थक है जम्मू में भी और कठुआ में भी लगातार सड़कों पे कह रहे हैं कि देखिए अपोजिशन पार्टीज को निशाना बनाया जा रहा है। लाल सिंह एक आवाज थे यहाँ डोगरा सभ्यता के, उनके खिलाफ ये किया जा रहा है और जो अपोजिशन में है जो बीजेपी के सिस्टम को चैलेंज करता है, गवर्नमेंट के सिस्टम को चैलेंज करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बहुत नाराजगी है। कुछ महीने पहले 14 राजनीतिक दल कांग्रेस के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आदि सभी लोग थे जो ये कह रहे थे कि ईडी की कार्रवाई और सीबीआई की कार्रवाई रोक दें, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। आप भी आम आदमी हैं, कहीं पर भी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, जिस भी भ्रष्टाचारी के यहां रेड पड़ती है वो इसी प्रकार की किसी अस्मिता से जोड़कर बचने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व के लिए अपनी ईमानदारी का ढोल पीटती है और बाकी लोग अपने राज्य की अस्मिता का नाम लेकर बचते हैं। मगर इनमें से किसी भी व्यक्ति को जमानत क्यों नहीं मिलती? फारूक अब्दुल्ला जी आज लाल सिंह जी के समर्थक ये कह रहे हैं अगर वे बेदाग होंगे तो कोर्ट से बरी हो जाएंगे, अगर नहीं कुछ निकलेगा तो ईडी वापस चली जाएगी। परंतु ईडी के पास जब सबूत होते हैं तभी कार्रवाई की जाती है। नंबर 1, फारूक अब्दुल्ला जी जेकेएसी के मामले में नामजद है, उन पे कार्रवाई चल रही है, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा तो नहीं है, कार्रवाई लगातार जारी है, हमारे कारण नहीं है। लालू यादव के बारे में चर्चा करते हैं, लालू यादव पे कार्रवाई कांग्रेस और नीतीश कुमार ने की थी, आज ये सब दल एक साथ हैं और यही अरविंद केजरीवाल इन सब दलों को गाली देते थे, भ्रष्टाचारी बताते थे, आज है। कहने का अर्थ ये, नरेंद्र मोदी जी ने खुलकर ऐलान किया है कि हम डरेंगे नहीं, भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई जारी रहेगी, जिन्होंने जनता का खाया है उन सबको लौटाना पड़ेगा। उसी कड़ी में कार्रवाई हो रही है और कानून सम्मत कार्रवाई है। और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद रक्षा रावी ने सेंट्रल वक्फ ऑफिस सिनवार से नगर की कॉन्फ्रेंस हॉल में पीर दस्तगीर साहब और साहब सोरा मज़ारात पर उसकी तकरीबात के इंतजामात का जायजा लिया और जिला इंतजामिया के साथ एक मीटिंग भी की। आप सारे जानते हैं कि आज उर्से मुबारक शाह जीलान रहमतुल्लाह अलैह दस्तगीर साहब का शुरू हो गया है और वहाँ पे जो
एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आज यहाँ पे हमारे वक्फ ऑफिस में मीटिंग हो गई। यहाँ पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई थी, क्योंकि वक्फ अकेले में ये सारी चीजें नहीं कर पाएगा जब तक एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं रहेगी। इसमें पावर, इसमें पानी, ट्रांसपोर्ट, पुलिस और एसएमसी का काफी रोल रहता है, और उस रोल के बगैर पॉसिबली हम काम नहीं कर पाएंगे। और सारे यहाँ पे आए हुए थे, उनके साथ बात हुई और ये अच्छी एक मीटिंग रही। अब अल्लाह का करम है, वक्फ फाल हो चुका है और सारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करके हम सारे उर्स मुबारक जहां जहां पे भी आपने देखा, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह, चार शरीफ, और अब पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स मुबारक है बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। वहां पे दरगाह आलिया में जो जो इंतजामात करने हैं वक्फ अच्छे तरीके से करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन भी उसके साथ साथ रहेगी।